अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने कल आप लोगों को अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो करवाई थी। तो आज कल मैंने 1 से लेके 25 तक करवाई थी। आज आप लोगों को उसी से आगे नेक्स्ट डेफिनेशन करवा रहा हूँ, जिनमें कुछ डेफिनेशन आप लोगों के पास आ रही हैं। आज हम लोगों के पास है 26 नंबर है। स्टार्ट करते हैं। कहता है वैलिडिटी डेट क्या होती है। ठीक है, ये कहता है पीरियड इन विच फाइनेंशियल टूल्स रिमेन अफेक्टिव। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर आप लोगों के फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो इफेक्टिव मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसे वैलिडिटी डेट कहते हैं। वैलिड डेट का मतलब होता है कि ड्यू डेट। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है कैश बुक। ठीक है, कहता है बुक इन विच ऑल कैश रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्डेड डे वाइज या क्रोनोलॉजिकली। आप लोगों के पास कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे कैश रिसीट और पेमेंट रिकॉर्ड होती हैं डे वाइज। उसके बाद आती है कॉन्ट्रा एंट्री। कहता है एन एंट्री विच अफेक्टेड बोथ साइड ऑफ कैश बुक, मतलब मींस डेबिट और क्रेडिट। एक ऐसी एंट्री जो कि कैश बुक की बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट को अफेक्ट करती है, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास बच्चों नेक्स्ट आ रही है जो कि है 29 नंबर, वर्ड डिफाइन नरेशन। कहता है आफ्टर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन्स इन जनरल इट्स एक्सप्लेनेशन इज़ पुट बिलो इट। मतलब जैसे ही आप लोग कोई मतलब आप लोग जब कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो उस एंट्री के नीचे आप लोग लिखते हो ब्रैकेट्स में, उसको नरेशन कहते हैं। फिर कहता है डेफिनेशन नंबर 30 है डिफाइन ट्रायल बैलेंस। कहता है स्टेटमेंट विच प्रीपेयरिंग बाय द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल गिवन लेजर्स। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें तमाम अकाउंट्स या लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस है। और एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि ट्रायल बैलेंस हमेशा हमारा टैली होना चाहिए। टैली से मुराद के बैलेंस होना चाहिए। हमारे डेबिट वाले जो भी मतलब अमाउंट है और क्रेडिट वाली जो भी अमाउंट आती है अकाउंट से, वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आता है नेम्स ऑफ बैंक अकाउंट। आप लोगों के पास 31 में आ रहा है कि बैंक अकाउंट्स के क्या मतलब कितनी किस्म के बैंक अकाउंट होते हैं। एक आपका फिक्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है डिफाइन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की आप लोग डिफरेंट मतलब डेफिनेशंस होती हैं जो आसान आप लोगों ने भी अपनी बुक से देखी हैं, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिज़नेस। तो अकाउंटिंग आप लोगों के पास एक प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, समराइज़ करते हो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को, जिससे आप लोग बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन, माली हालत को ज़ाहिर कर सको। कहता है डिफाइन एसेट। एसेट्स क्या होते हैं। कहता है रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड एसेट। ऐसे ज़राए जो कि बिज़नेस की मलकियत होते हैं एसेट्स कहलाते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट्स। कहता है ट्रेडिंग अकाउंट शोज़ द रिज़ल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये एंड शोज़ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ये जो ऐसे अकाउंट होते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को शो करते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास आ रहा है 35 में आ रहा है ओपनिंग स्टॉक। कहता है इट अनसोल्ड स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर का अनसोल्ड स्टॉक जो होता है ना, वो आपका मतलब ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जो भी आप लोग नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट पीरियड से आप लोग बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो जो प्रीवियस आप लोगों के पास अनसोल्ड स्टॉक बचा होता है जो बिका नहीं होता, वो अगले मतलब महीने के शुरू का या साल के शुरू का या दिन के शुरू का ओपनिंग बन जाता है। और फिर आता है डिफाइन नेट प्रॉफिट। कहता है इट्स एक्सेस ऑफ ऑल ग्रोस प्रॉफिट ओवर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप लोगों के मतलब ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाता है आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फिर आता है मर्चेंडाइजिंग। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। 37 में आप लोगों के पास है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग कहते हैं गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। ऐसी चीज़ें जो फ़रोख्त करने के लिए बेची जाती हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के पास था 38, उसके 37। उसके बाद 38 आ रहा है बच्चों जो कि आप लोगों के पास है नॉमिनल अकाउंट। तो कहता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट इज़ कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जो भी आप लोगों के पास किसी पर्सन के या डेटर्स या क्रेडिटर के अकाउंट हैं या कस्टमर के और सप्लायर के अकाउंट्स हैं, उनके नॉमिनल अकाउंट्स कहते हो। फिर आप लोगों के पास 39 में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जो बैंक से आपने ज़्यादा पैसे ड्रॉ कर लिए हैं, वो अब आप लोगों के पास ओवरड्रॉ हो जाता है। द अमाउंट विच बैंक्स अलाउ अ कस्टमर टू मोर देन हिज अकाउंट अमाउंट। ये वो पैसे होते हैं जो अपने अकाउंट की लिमिट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लेता है।
फिर 40 में आ रहा है आपके पास व्हाट इज़ इनवाइस। इनवाइस क्या होती है? कहता है कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेलर टू अ बायर। ये वो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एक सेलर एक बायर को इशू करता है। 41 में आता है डिफाइन पोस्टिंग। पोस्टिंग हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। आप जब भी जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में कन्वर्ट करते हो तो इसको पोस्टिंग कहते हैं। फिर 42 में आप लोगों के पास आता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट होता है अकाउंट्स विच आर फाइनली प्रीपेड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, जिसमें आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बिज़नेस की बैलेंस शीट भी होती है, उसे हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास 43 पे आता है डिफाइन अक्रूड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ओइंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप लोगों के पास आउटस्टैंडिंग हैं, एरियर्स हैं, ओइंग हैं, अनपेड एक्सपेंसेस हैं या एरियर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आप लोगों के अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फिर आता है आप लोगों के पास अनकलेक्टेड चेक्स। मतलब अनकलेक्टेड चेक्स कौन से हैं? सम टाइम डेटर्स पेज द अमाउंट ड्यू टू देम by means of check drawn on their own bank if these types of checks not credited by the bank। तो अनकलेक्टेड चेक्स वो होते हैं जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। ठीक है, आप सिंपल याद रखिएगा, जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो अनकलेक्टेड चेक्स हैं। फिर आप लोगों के पास 45 में आ रहा है पेटी एक्सपेंसेस। पेटी का मतलब जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। पेटी एक्सपेंसेस आर माइनर एक्सपेंसेस फॉर डे टू डे बिजनेस। मतलब आपके एक डे टू डे बिजनेस के कोई माइनर एक्सपेंसेस हैं, जैसे टी के हैं, लंच के हैं, फ़ोटोकॉपी के हैं, कोई भी इंटरटेनमेंट वगैरह के हैं, कुछ भी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये पहले भी आ चुकी है। एन एंट्री विच अफेक्ट बोथ साइड बाय कैश डेबिट एंड क्रेडिट। एक ऐसी एंट्री जो कैश की बोथ साइड को अफेक्ट करती है, डेबिट और क्रेडिट को। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आता है डिफाइन 3 कॉलम कैश बुक। एक बेसिकली कैश बुक होती है हम लोगों के पास 3 होती हैं। एक सिंगल कॉलम होती है, एक डबल कॉलम होती है और एक 3 कॉलम होती है। सिंगल कॉलम में कैश का अकाउंट ही होता है बोथ साइड पे, और डबल कॉलम में कैश और बैंक होते हैं, और 3 कॉलम कैश बुक में कैश भी होता है, बैंक भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। तो ये 3 कॉलम है, इसमें कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। उसके बाद आप लोगों के पास आता है ग्रेस डेज। ग्रेस डेज होते हैं आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ बिल्स ड्रॉअर अलाउज एक्स्ट्रा 3 डेज टू ड्राई फॉर पेमेंट ऑफ बिल। आपको जब ड्राई को एक्स्ट्रा 3 दिन दिए जाते हैं पेमेंट के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये ग्रेस डेज दिए गए हैं। उसके बाद आता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब, इंडोर्समेंट का मतलब है कि बिल को ट्रांसफ़र करना। 49 है आपके पास इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है आप अपने बिल को ट्रांसफ़र कर रहे हो। कहता है व्हेन बिल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, लास्ट 50 आज की डेफिनेशन है, लास्ट है। कहता है डिफाइन पेई, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट। ये वो बंदा होता है जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है ड्यू डेट पे, इसे पेई कहते हैं। तो होप सो बच्चों, ये आज की हमारी 50 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की ऐसी कोई 25 डेफिनेशन आएंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।